हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं सातवाहन वंश का इतिहास, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सातवाहन वंश का प्रारंभिक इतिहास, ऐतिहासिक स्रोत, सिमुक, कृष्ण, सातकर्णी प्रथम और राजा हाल के इतिहास के बारे में मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। वीडियो हो जाता थोड़ा सा लंबा, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को दो भागों में बांट दिया है, भाग 1 और भाग 2। पीडीएफ आपको भाग 2 में मिलेगी, भाग 1 में नहीं मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं सातवाहन वंश का इतिहास। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। सातवाहन वंश का परिचय, तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। सातवाहन वंश के प्रारंभिक इतिहास पर भारतीय इतिहासकारों में मतभेद हैं। इसीलिए प्रत्येक इतिहासकार ने सातवाहन वंश का इतिहास अपने अनुसार लिखा है। सातवाहन वंश का इतिहास पुराणों तथा अभिलेखों में मिलता है, परंतु पुराणों में अलग और अभिलेखों में अलग इतिहास मिलता है, क्योंकि पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र वंश कहा गया है। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश कहा है। पुराणों के अनुसार सातवाहन वंश की शुरुआत 700 ईसा पूर्व में हुई थी, परंतु सातवाहन वंश के अभिलेखों के अनुसार सातवाहन वंश की शुरुआत कण्व वंश के बाद हुई थी। अब करते हैं यहां पर चर्चा। अगर सातवाहन वंश के प्रारंभिक इतिहास की बात करें तो इतिहासकारों में बहुत ज्यादा मतभेद हैं। जितनी आप किताबें पढ़ेंगे उतने ही आपको इसके इतिहास बदले हुए नजर आएंगे। मैंने इंग्लिश की किताबें पढ़ी, हिंदी की किताबें पढ़ी, उनमें सब में अलग अलग इसका इतिहास मिलता है सातवाहन वंश का। कुछ इतिहासकारों ने क्या किया है कि पुराणों के अनुसार सातवाहन वंश का इतिहास लिखा है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने क्या किया है कि उनके अभिलेखों के अनुसार सातवाहन वंश का इतिहास लिखा है। इसीलिए ये अलग अलग है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर पुराणों के अनुसार देखें तो सातवाहन वंश की शुरुआत 700 ईसा पूर्व से मानी जाती है और करीब 30 से अधिक राजाओं के नाम मिलते हैं। अगर सातवाहन वंश के जो राजा थे उनके अभिलेखों को पढ़ें तो वो बोलते हैं कि कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश की शुरुआत हुई। तो अब यहां किसको माने, पुराणों को माने या फिर सातवाहन राजाओं के अभिलेखों को माने? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इतिहासकार दोनों को लिख देते हैं ना, तो इसीलिए यहां पर थोड़ा सोचना पड़ता है। इसकी चर्चा मैं आगे अभी करने वाला हूं। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। और याद क्या रखना है, पुराणों में आंध्र वंश कहा गया है इसको, और अभिलेखों में जो अभिलेख सातवाहन राजाओं के थे उनमें सातवाहन कहा गया है इस वंश को। तो इसीलिए इतिहासकारों ने इस वंश का एक नाम रखा आंध्र सातवाहन वंश, लेकिन मैंने केवल यहां पर सातवाहन वंश लिखा हुआ है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सातवाहन वंश के अभिलेखों के अनुसार क्या है इनका इतिहास, वो देखते हैं। 30 ईसा पूर्व में आंध्र के राजा सिमुक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मन की हत्या करके पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। परंतु पाटलिपुत्र पर सातवाहन राजाओं का अधिकार ज्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि बाद में कुषाणों ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया था। सातवाहन राजा मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, इसीलिए पुराणों में इन्हें आंध्र राजा कहा गया है और उनकी प्राचीन राजधानी आंध्र प्रदेश के अमरावती में थी। फिर बाद में कुछ सातवाहन राजाओं ने अपनी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में बनाई तथा सातवाहन राजाओं की राजकीय भाषाएं प्राकृत, संस्कृत, तेलुगु और तमिल थीं और उनका साम्राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। चलिए अब यहां पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए, अभी मैं आपको पढ़ा रहा था पुराणों के अनुसार सातवाहन वंश का इतिहास, जिसमें 700 ईसा पूर्व से सातवाहन वंश की शुरुआत बताई गई है। अभिलेखों के अनुसार, जो अभिलेख सातवाहन राजाओं के हैं उनके अनुसार देखा जाए तो इस वंश की शुरुआत कण्व वंश के बाद मानी गई है। कण्व वंश के बाद वो मानते हैं कि हमारे वंश की शुरुआत हुई है। 30 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश में एक जगह है अमरावती, तो अमरावती के उस समय के जो राजा थे उनका नाम था सिमुक। सिमुक ने क्या किया कि पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया 30 ईसा पूर्व के आसपास, और उस समय
पाटलिपुत्र के जो राजा थे उनका नाम था सुशर्मन, जो कि कण्व वंश के अंतिम राजा थे। सिमुक ने उन्हें पराजित किया, बल्कि मार डाला था उन्हें, और पूरे पाटलिपुत्र पे अधिकार कर लिया था। तो यहीं से अपने वो वंश की शुरुआत मानते हैं। कौन? अभिलेखों में उन्होंने लिखा है कि यहीं से हमारे वंश की शुरुआत हुई है, लेकिन ये भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी जो सिमुक के जो पूर्वज थे वो राजा रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र राजा नहीं रहे। वो मौर्यों के नीचे राजा थे, यानी कि मौर्यों के अधीन वो राजा रहे। क्योंकि सम्राट अशोक का तो साम्राज्य बहुत लंबा चौड़ा था, तो शायद उनके शासन काल में वो मौर्यों के अधीन अपना शासन चलाते थे। इसके बाद शुंग वंश का शासन आया, और मुझे लगता है कि शुंग वंश के ही शासन काल में उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके बाद आता है कण्व वंश का शासन। कण्व वंश में फिर उन्होंने कण्व वंश को पूरा समाप्ति कर दिया था, और पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र हो गए थे सातवाहन राजा। और पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने का श्रेय किसको जाता है? सिमुक को जाता है। इसीलिए अभिलेखों में जो लिखा गया है वो भी सही है, और पुराणों में जो लिखा गया है वो भी कहीं ना कहीं सही है। अब बात करते हैं कि पुराणों में सातवाहन इनको नहीं लिखा गया है, उनको लिखा गया है आंध्र राजा। सातवाहन कहाँ लिखा गया है? सातवाहन लिखा गया है इनके अभिलेखों में, इनको सातवाहन लिखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इनकी दो राजधानियां थी। प्राचीन जो राजधानी थी वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक जगह है अमरावती, तो वहां राजधानी थी प्राचीन। फिर क्या किया था? बाद में महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान नामक एक जगह है, तो वहां पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। अगर इनके राजकीय जो भाषाएं थी उनकी बात करें तो पहली जो भाषा थी वो थी प्राकृत, फिर संस्कृत, तेलुगु और तमिल। ये इनकी राजकीय भाषाएं थी। अगर इनके साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य इनका महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। ये इनका साम्राज्य यहां फैला हुआ था। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। तो ये था इनका एक प्रारंभिक इतिहास, इस वंश का, सातवाहन वंश का। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब करते हैं बात सातवाहन वंश के ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि सातवाहन वंश का जो इतिहास मिलता है तो उसके स्रोत क्या क्या है उनको देखते हैं। पहला, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, तो उसमें भी इनके इतिहास की जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरा, मत्स्य पुराण। तीसरा, ब्राह्मण पुराण। चौथा, वायु पुराण। पांचवा, विष्णु पुराण। नंबर 6, महाराष्ट्र के पुणे जिले में नानाघाट लेक। तो देखिए, नानाघाट जो लेक है वो रानी नागनिका के द्वारा इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। रानी नागनिका सातकर्णी प्रथम की रानी थी, तो उन्हीं के द्वारा ये नानाघाट लेक का जो उत्कीर्ण है वो करवाया गया। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें सातकर्णी का इतिहास आपको मिल जाएगा। जो सातकर्णी प्रथम थे राजा, तो उनका इतिहास इसमें लिखा हुआ है नानाघाट लेक में। नंबर 7, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक गुहा लेक। तो यहां पर भी इनके इतिहास की जानकारी आपको मिल जाएगी। ऐत्रेय ब्राह्मण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, वायु, विष्णु, और महाराष्ट्र के पुणे जिले में नानाघाट, और गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक गुहा लेक। तो ये इनके ऐतिहासिक स्रोत हैं। तो ठीक है, जितने भी इतिहासकारों ने इनके इतिहास को लिखने की प्रयास किया है या फिर लिखा है, तो उन्होंने जो सोर्स लिया है वो यही है। तो आपको याद रखना है इसको। अब बात करते हैं सिमुक की। सिमुक अभिलेखों के अनुसार सातवाहन वंश के पहले स्वतंत्र राजा थे। तो इसीलिए मैंने यहां से इनके इतिहास को लिखने की कोशिश करी है, क्योंकि अगर पुराणों में देखें तो 30 राजाओं के नाम मिलते हैं। तो पुराणों से भी मैंने कुछ सोर्स लिए हैं, और कुछ अभिलेखों के अनुसार मैंने यहां पर आपको इतिहास इनके बताने की कोशिश की है। तो शुरुआत करते हैं यहां से सिमुक से। सिमुक को सातवाहन वंश का पहला स्वतंत्र राजा माना जाता है, क्योंकि सिमुक ने ही कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मन की हत्या करके पाटलिपुत्र पर अधिकार किया था, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। तो ये आपको यहां पे याद रखना है कि सिमुक ने ही कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मन की हत्या करके पाटलिपुत्र पर अधिकार किया था। सिमुक को सिंधुक के नाम से भी जाना जाता है। सिमुक मूल रूप से आंध्र के राजा थे, जिनकी राजधानी अमरावती में थी। अमरावती आधुनिक आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, जो प्राचीन सातवाहन राजाओं की राजधानी थी।
अब यहाँ पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखो पहले तो आपको ये याद रखना है, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। अब अमरावती के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अमरावती अभी तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है, क्योंकि 10 साल के लिए ये ज्वाइंट राजधानी थी तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की। लेकिन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? वो है अमरावती में। तो ये अमरावती ही क्यों चुना? अमरावती इसीलिए ही चुना गया था क्योंकि ये सातवाहन राजाओं की प्राचीन राजधानी थी। आंध्र के जो पुराने जो राजा थे, प्राचीन जो राजा थे, तो उनकी ये राजधानी थी और इसीलिए इसको चुना गया था, किसको? अमरावती को। ये आपको याद रखना है। दूसरे राजा थे सातवाहन वंश के कृष्ण। तो अब इन पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कृष्ण सिमुक के भाई थे, जिन्हें कान्ह के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण के शासनकाल में महाराष्ट्र के नासिक में एक गुफा का निर्माण करवाया गया था। कृष्ण का उल्लेख नासिक लेख में भी किया गया है। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। वैसे तो कृष्ण का जो इतिहास है वो ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन कुछ जो जानकारी है वो मिलती है, वो मैंने आपके सामने यहां पर लिखी हुई है। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सातकर्णी प्रथम की। सातकर्णी पहले राजा थे जिन्होंने, ये सातकर्णी जो है ना, इनका नाम नहीं है ये इनका नाम क्या था वो किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा है, तो इसीलिए मैं आपको इनके ओरिजिनल नाम के बारे में नहीं बता सकता। ये इनकी उपाधि थी सातकर्णी। जब इनके अभिलेखों का अध्ययन करें तो उसमें भी इनका जो नाम है वो सातकर्णी ही लिखा हुआ है, वास्तविक नाम नहीं लिखा हुआ है। सातकर्णी प्रथम का उल्लेख नासिक के लेखों में किया गया है। सातकर्णी प्रथम के शासनकाल में उन्हें दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। सातकर्णी प्रथम का विवाह अंगीय की राजकुमारी नागनिका या नयनिका से हुआ था। तो यहां पर देखो आपको याद रखना है कि जब सातवाहन वंश में सातकर्णी प्रथम का जब शासनकाल चल रहा था तो उन्हें दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था उस समय। और उनका विवाह किससे हुआ था? नागनिका से। नागनिका को कभी कभी इतिहासकारों ने नयनिका भी लिखा हुआ है, तो यहां पर मैंने दोनों नाम लिख दिए हुए थे। इनसे इनका विवाह हुआ था, नागनिका से। रानी नागनिका के द्वारा ही महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित नानाघाट लेखों को उत्कीर्ण करवाया गया था, जिसमें सातकर्णी प्रथम के कार्यों की चर्चा की गई है, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। सातकर्णी प्रथम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने का उल्लेख मिलता है। सातकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में बनाई थी। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जो सातवाहन वंश के प्राचीन जो राजा थे उनकी राजधानी कहां थी? अमरावती में थी। फिर अमरावती के बाद महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान नामक एक जगह है, तो वहां पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये राजधानी परिवर्तन क्यों होती थी? सबसे पहले हम थोड़ी बात इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए ये राजधानी परिवर्तन तब होती थी जब किसी का विशाल साम्राज्य हो जाए, फिर वो राजा उसको संभाल ना सके, तो वो क्या करता था कि 2 राजधानियां बना देता था। एक राजधानी पे वो स्वयं राज करता था और दूसरी पे अपने पुत्र या फिर अपने किसी विशेष व्यक्ति को उसका कार्यभार सौंप देता था। तो इसीलिए ये 2-2, 3-3 राजधानियां होती थी। जब मैं आपको कुषाणों के बारे में पढ़ा रहा था तो कुषाणों की भी 2 राजधानियां थी, पहली थी पेशावर में और दूसरी थी मथुरा में। तो ठीक यहां पर भी वही हाल है, क्योंकि जब इनका साम्राज्य थोड़ा बढ़ गया तो इन्होंने अपनी जो प्राचीन जो राजधानी थी अमरावती, वहां भी उनकी राजधानी रही। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में राजधानी बना ली थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद रानी नागनिका ने राज्य के शासन की बागडोर संभाली और संरक्षिका के रूप में शासन किया, क्योंकि उस समय सातकर्णी प्रथम के पुत्र देवश्री और सतश्री अल्प वयस्क थे। तो देखो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं राजा हाल के बारे में। राजा हाल के द्वारा ही प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसमें उनकी प्रेम कहानी वर्णित है। राजा हाल के दरबार में बृहद कथा कोश नामक ग्रंथ के रचयिता गुणाढ़ और मातंग नामक ग्रंथ के रचयिता सर्ववर्मन रहते थे। राजा हाल के सेनापति विजयानंद थे, जिन्होंने श्रीलंका पर विजय हासिल की थी। राजा हाल का विवाह श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से हुआ था। अब यहां पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा।
देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि गाथा सप्तशती नामक एक ग्रंथ है जो कि प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा में इसको किसने लिखा था? राजा हाल ने ही लिखा था इसको, और इसमें राजा हाल की जो प्रेम कहानी थी वो इसमें लिखी गई है गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ में। तो ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि राजा हाल के दरबार में वृहत कथा कोश के जो रचयिता थे गुणाढ़ वो रहते थे, और मातंग नामक ग्रंथ के रचयिता सर्ववर्मन रहती थी। तो ये आपको याद रखना है। राजा हाल के सेनापति विजयानंद थे और इन्होंने श्रीलंका पर विजय हासिल की थी। और राजा हाल का विवाह किससे हुआ था? लीलावती से हुआ था, जो कि श्रीलंका की राजकुमारी थी। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। तो वीडियो एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। पीडीएफ आपको पार्ट 2 में मिलेगी इसकी, और पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करूं, शेयर करूं, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।